अटैची हाथ में पकड़े आरती ड्राइंग रूम में आई तो राकेश और सारिका चौंक कर खड़े हो गए। माँ, अटैची में क्या है? राकेश ने माथे पर बल डालकर पूछा। फिक्र मत कर, इसमें तेरी बहू के जेवर नहीं, बस मेरा कुछ जरूरी सामान है। आरती ने उखड़े लहजे में जवाब दिया। किस बात पर गुस्सा हो? अपने बेटे के इस प्रश्न का आरती ने कोई जवाब नहीं दिया तो राकेश ने अपनी पत्नी की तरफ प्रश्न सूचक निगाहों से देखा। नहीं, मैंने मम्मी से कोई झगड़ा नहीं किया है, सारिका ने फौरन सफाई दी। लेकिन तभी कुछ याद करके वह बेचैन नजर आने लगी। राकेश खामोश रहकर सारिका के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। बात कुछ खास नहीं थी। मम्मी फ्रिज से कल रात दूध निकाल रही थी। मैंने बस यह कहा था कि सुबह कहीं मोहित के लिए दूध कम न पड़ जाए। कल चाय कई बार बनी। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ कि उस छोटी सी बात का मम्मी इतना बुरा मान जाएंगी। अपनी बात खत्म करने तक सारिका चिढ़ का शिकार बन गई। माँ, क्या सारिका से नाराज हो? राकेश ने आरती को मनाने के लिए अपना लहजा कोमल कर लिया। मैं इस वक्त कुछ भी कहने सुनने के मूड में नहीं हूँ। तू मुझे राजनगर तक का रिक्शा ला दे बस। आरती की नाराजगी उनकी आवाज में अब साफ झलक उठी। क्या आप अंजलि दीदी के घर जा रही हो? हाँ। बेटी के घर अटैची लेकर रहने जा रही हो? राकेश ने बड़ी हैरानी जाहिर की। जब इकलौते बेटे के घर में विधवा माँ को मान सम्मान से जीना नसीब न हो तो वह बेटी के घर रह सकती है। आरती ने जिद्दी लहजे में दलील दी। तुम गुस्सा थूक दो माँ, मैं सारिका को डांटूंगा। नहीं, मेरे सब्र का घड़ा भर चुका है, मैं किसी हाल में नहीं रुकूंगी। कुछ और बातें भी क्या तुम्हें परेशान और दुखी कर रही हैं? अरे एक दो नहीं, बल्कि दसियों बातें हैं। आरती अचानक फट पड़ी। मैं तेरे घर की इज्जतदार बुजुर्ग सदस्य नहीं, बल्कि आया और मेहरी बनकर रह गई हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेहरी भी हटा दो। मुझे मोहित की आया बनाकर आए दिन पार्टियों में चले जाओ। तुम दोनों के पास ढंग से दो बातें मुझसे करने का वक्त नहीं है। उस शाम मेरी छाती में दर्द था तो तू डॉक्टर के पास भी मुझे नहीं ले गया। माँ, तुम्हें बस एसिडिटी थी जो डाइजीन खाकर ठीक भी हो गई थी। अरे अगर दिल का दौरा पड़ने का दर्द होता तो तेरी डाइजीन क्या करती? तुम दोनों के लिए अपना आराम, अपनी मौज मस्ती मेरे सुख दुख का ध्यान रखने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी तो मेरी, तुम दोनों को बेचारे मोहित की फिक्र भी नहीं। अरे बच्चे की सारी जिम्मेदारियां दादी पर डालने वाले तुम जैसे लापरवाह माता पिता शायद ही दूसरे होंगे। आरती ने बेझिझक उन्हें खरी खोटी सुना दी। मम्मी, हम इतने बुरे नहीं हैं जितना आप बता रही हो। मुझे लगता है कि आज आप तिल का ताड़ बनाने पर आमादा हो। सारिका ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अच्छे हो या बुरे, अब अपनी घर गृहस्थी तुम दोनों ही संभालो। मैं आया का इंतजाम कर लूँ, फिर आप चली जाना। जब तक आया न मिले तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। मोहित खेल कर लौट आया तो मुझे जाते देखकर रोएगा। चल रिक्शा करा दे मुझे। आरती ने सूटकेस राकेश को पकड़ाया और अजीब सी अकड़ के साथ बाहर की तरफ चल पड़ी। पता नहीं माँ को अचानक क्या हो गया, यह जिद्दी इतनी है कि अब किसी की कोई बात नहीं सुनेंगी। बड़बड़ाता हुआ राकेश अटैची उठाकर अपनी माँ के पीछे चल पड़ा। परेशान सारिका को नई आया का इंतजाम करने के लिए अपनी पड़ोसिनों की मदद चाहिए थी। वह उनके घरों के फोन नंबर याद करते हुए फोन की तरफ बढ़ चली। करीब आधे घंटे के बाद आरती अपने दामाद संजीव के घर में बैठी हुई थी। अपनी बेटी अंजलि और संजीव के पूछने पर उन्होंने वही सब दुखड़े उनको सुना दिए जो कुछ देर पहले अपने बेटे बहू को सुनाए थे। आप वहाँ खुश नहीं हैं, इसका कभी एहसास नहीं हुआ मुझे। सारी बातें सुनकर संजीव ने आश्चर्य व्यक्त किया। अपने दिल के जख्म जल्दी से किसी को दिखाना मेरी आदत नहीं है संजीव। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तभी अटैची लेकर निकली हूँ। आरती का गला रुंध गया। मम्मी, यह भी आपका ही घर है, आप जब तक दिल करे यहाँ रहें। सोनू और प्रिया नानी का साथ पाकर बहुत खुश होंगे। संजीव ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने घर में रुकने का निमंत्रण दे दिया। यहाँ बेटी के घर में रुकना मुझे अच्छा। माँ, बेकार की बात मत करो, अंजलि ने प्यार से आरती को डपट दिया। बेटा बेटी में यौन अंतर करने का समय अब नहीं रहा है। जब तक मैं उस नालायक राकेश की अक्ल ठिकाने न लगा दूं तब तक तुम आराम से यहाँ रहो। बेटी आराम करने के चक्कर में फंस कर ही तो मैंने अपनी यह दुर्गति कराई है। अब आराम नहीं, मैं काम करूंगी। आरती ने दृढ़ स्वर में मन की इच्छा जाहिर की। मम्मी, इस उम्र में क्या काम करोगी आप? और काम करने के झंझट में क्यों फंसना चाहती हो? संजीव परेशान नजर आने लगा। काम मैं वही करूंगी जो मुझे आता है। आरती बेहद गंभीर हो उठी।
जब अंजलि के पापा इस दुनिया से अकस्मात चले गए तब यह 8 साल और राकेश 6 साल के थे। मैं ससुराल में नहीं रही क्योंकि मुझ विधवा की उस संयुक्त परिवार में नौकरानी की सी हैसियत थी। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए मैंने ससुराल को छोड़ा। दिन में बढ़िया पापड़ बनाती और रात को कपड़े सिलती। आज फिर मैं सम्मान से जीना चाहती हूँ। अपने बेटे बहू के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। कल सुबह अंजलि मुझे लेकर शीला के पास चलेगी। यह शीला कौन है? संजीव ने उत्सुकता दर्शाई। मेरी बहुत पुरानी सहेली है। उसने पापड़ बड़ियां बनाने का लघु उद्योग कायम कर रखा है। वह मुझे भी काम देगी। अगर रहने का इंतजाम भी उसने कर दिया तो मैं यहाँ नहीं। नहीं माँ, तुम यहीं रहोगी। अंजलि ने उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी और आवेश भरे लहजे में बोली, जिस घर में तुम्हारे बेटा बहू ठाठ से रह रहे हैं वह घर आज भी तुम्हारे नाम है। अगर बेघर होकर किसी को धक्के खाने ही हैं तो वह तुम नहीं, वे होंगे। तू इतना गुस्सा मत कर बेटी। माँ, तुमने कभी अपने दुख दर्द की तरफ पहले जरा सा इशारा किया होता तो अब तक मैंने राकेश और सारिका के होश ठिकाने लगा दिए होते। अब मैं काम करना शुरू करके आत्मनिर्भर हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर गर्व है माँ। आरती के गले लगकर अंजलि ने अपने पति को बताया। मुझे वह समय याद है जब माँ अपना सुख चैन भुलाकर दिन रात मेहनत करती थीं। हमें ढंग से पाल पोस कर काबिल बनाने की धुन हमेशा इनके सिर पर सवार रहती थी। आज राकेश बैंक ऑफिसर और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो यह माँ की मेहनत का ही फल है। लानत है राकेश पर जो आज वह माँ की उचित देखभाल नहीं कर रहा है। मेरी यह बेटी भी कम हिम्मती नहीं है संजीव। आरती ने स्नेह से अंजलि का सिर सहलाया। पापड़ बढ़िया बनाने में यह मेरा पूरा हाथ बटाती थी। पढ़ने में हमेशा अच्छी रही। मेरा बुरा वक्त न होता तो जरूर डॉक्टर बनती मेरी गुड़िया। आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं जरा एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने जा रहा हूँ। मम्मी, आप यहाँ रुकने में जरा सी भी हिचक महसूस न करें। राकेश और सारिका को मैं समझाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। संजीव उनके बीच से उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह तैयार होकर बाहर चला गया। उसके बदन से आ रही इत्र की खुशबू को अंजलि ने तो नहीं पर आरती ने जरूर नोट किया। कौन सा दोस्त बीमार है संजीव का? आरती ने अपने स्वर को सामान्य रखते हुए अंजलि से पूछा। मुझे पता नहीं, अंजलि ने लापरवाह स्वर में जवाब दिया। बेटी पति के दोस्तों की, उसके ऑफिस की गतिविधियों की जानकारी हर समझदार पत्नी को रखनी चाहिए। माँ, 2 बच्चों को संभालने में मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ कि इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं बचती। अपने लिए वक्त निकाला कर, बन संवर कर रहा कर। कुछ समय वहाँ से बचा कर संजीव को खुश करने के लिए लगाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। मैं जैसी हूँ उन्हें बेहद पसंद हूँ माँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। और यह बताओ कि क्या कल सुबह तुम सचमुच शीला आंटी के पास काम मांगने जाओगी? अपनी आंखों में चिंता के भाव लाकर अंजलि ने विषय परिवर्तित कर दिया था। आरती काम पर जाने के लिए अपने फैसले पर जमी रही। उनके इस फैसले का अंजलि ने स्वागत किया। रात को राकेश और सारिका ने आरती से फोन पर बात करनी चाहिए पर वह तैयार नहीं हुई। अंजलि ने दोनों को खूब डांटा। सारिका ने उसकी डांट खामोश रहकर सुनी पर राकेश ने इतना जरूर कहा, माँ ने कभी पहले शिकायत का एक शब्द भी मुंह से निकाला होता तो मैं जरूर कार्रवाई करता। मुझे सपना तो नहीं आने वाला था कि वह घर में दुख और परेशानी के साथ रह रही हैं। उन्हें घर छोड़ने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। अंजलि ने जब इस बारे में माँ से सवाल किया तो वह नींद आने की बात कहकर सोने चली गईं। उनके सोने का इंतजाम सोनू और प्रिया के कमरे में किया गया था। उन दोनों बच्चों ने नानी से पहले एक कहानी सुनी और फिर लिपट कर सो गए। आरती को मोहित बहुत याद आ रहा था, इस कारण वह काफी देर तक सो न सकी। अगले दिन बच्चों को स्कूल और संजीव को ऑफिस भेजने के बाद अंजलि माँ के साथ शीला से मिलने जाने के लिए घर से निकली थी। शीला का कुटीर उद्योग बड़ा बढ़िया चल रहा था। घर की पहली मंजिल पर बने बड़े हॉल में 15-20 औरतें पापड़ बढ़िया बनाने के काम में व्यस्त थीं। वह आरती के साथ बड़े प्यार से मिली। पहले उन्होंने पुराने वक्त की यादें ताजा की। चाय नाश्ते के बाद आरती ने उन्हें अपने आने का मकसद बताया तो वह पहले तो चौंकी और फिर गहरी सांस छोड़कर मुस्कुराने लगी। अगर दिल करे तो अपनी परेशानियों की चर्चा करके अपना मन जरूर हल्का कर लेना आरती। कभी तुम मेरा सहारा बनी थी और आज फिर तुम्हारा साथ पाकर मैं खुश हूँ।
मेरा दायां हाथ बनकर तुम चाहो तो आज से ही काम की देखभाल में हाथ बटाओ। अपनी सहेली की यह बात सुनकर आरती की पलकें नम हो उठी थी। आरती और अंजलि ने बरसों बाद पापड़ बड़ियां बनाने का काम किया। उन दोनों की कुशलता जल्दी ही लौट आई। बहुत मजा आ रहा था दोनों को काम करने में। कब लंच का समय हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। अंजलि घर लौट गई क्योंकि बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो रहा था। आरती को शीला ने अपने साथ खाना खिलाया। आरती शाम को घर लौटी तो बहुत प्रसन्न थी। संजीव को उन्होंने अपने उस दिन के अनुभव बड़े जोश के साथ सुनाए। रात को 8 बजे के करीब राकेश और सारिका मोहित को साथ लेकर वहां आ पहुंचे। उनको देखकर अंजलि का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बड़ी कठिनाई से संजीव और आरती उसके गुस्से को शांत कर पाए। चुप होते होते भी अंजलि ने अपने भाई व भाभी को खूब खरी खोटी सुना दी थी। माँ अब घर चलो, इस उम्र में और हमारे होते हुए तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया की नजरों में हमें शर्मिंदा कराकर तुम्हें क्या मिलेगा? राकेश ने आहत स्वर में प्रश्न किया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना सुनना चाहती हूँ। तुम लोग चाय पियो, तब तक मैं मोहित से बातें कर लूँ। आरती ने अपने 5 वर्षीय पोते को गोद में उठाया और ड्राइंग रूम से उठकर बच्चों के कमरे में चली आईं। उस रात राकेश और सारिका आरती को साथ वापस ले जाने में असफल रहे। लौटते समय दोनों का मूड बहुत खराब हो रहा था। मम्मी अभी गुस्से में हैं, कुछ दिनों के बाद उन्हें समझा बुझाकर हम भेज देंगे। संजीव ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्हें पापड़ बड़ियां बनाने के काम पर जाने से भी रोको जीजाजी, राकेश ने प्रार्थना की। जो भी इस बात को सुनेगा हम पर हंसेगा। राकेश, मेहनत व ईमानदारी से किए जाने वाले काम पर मूर्ख लोग ही हंसते हैं। माँ ने यही काम करके हमें पाला था। कभी जाकर देखना कि शीला आंटी के यहाँ काम करने वाली औरतों के चेहरों पर स्वाभिमान और खुशी की कैसी चमक मौजूद रहती है। थोड़े से समय के लिए मैं भी वहाँ रोज जाया करूँगी माँ के साथ। अपना फैसला सुनाते हुए अंजलि बिल्कुल भी नहीं झिझकी थी। बाद में संजीव ने उसे काम पर न जाने के लिए कुछ देर तक समझाया भी, पर अंजलि ने अपना फैसला नहीं बदला। मेरी बेटी कुछ मामलों में मेरी तरह से ही जिद्दी और धुन की पक्की है संजीव। यह किसी पर अन्याय होते भी नहीं देख सकती। तुम नाराज मत हो और कुछ दिनों के लिए इसे अपनी इच्छा पूरी कर लेने दो। घर के काम का हर्जा इसका हाथ बटाकर मैं नहीं होने दूंगी। तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है? आरती ने अचानक विषय परिवर्तित कर दिया। मेरे दोस्त की तबीयत को क्या हुआ है? संजीव चौंका। अरे कल तुम अपने एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने गए थे ना? हाँ हाँ, अब वह ठीक है, बेहतर है। अचानक बेचैन नजर आ रहे संजीव ने अखबार उठाकर उसे आंखों के सामने यों किया मानो आरती की नजरों से अपने चेहरे के भावों को छिपा रहा हो। आरती ने अंजलि की तरफ देखा, पर उसका ध्यान उन दोनों की तरफ न होकर प्रिया की चोटी खोलने की तरफ लगा हुआ था। आरती के साथ अंजलि भी रोज पापड़ बड़ियां बनाने के काम पर जाती। माँ शाम को लौटती, पर बेटी 12 बजे तक लौट आती। दोनों इस दिनचर्या से बेहद खुश थीं। मोहित को याद करके आरती कभी कभी उदास हो जाती, नहीं तो बेटी के घर उनका समय बहुत अच्छा बीत रहा था। आरती को वापस ले जाने में राकेश और सारिका पूरे 2 हफ्ते के बाद सफल हुए। आया की देखभाल मोहित के लिए अच्छी नहीं है मम्मी, वह चिड़चिड़ा और कमजोर होता जा रहा है। सारा घर आपकी गैर मौजूदगी में बिखर सा गया है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अपनी सारी गलतियाँ सुधारने का वादा करती हूँ। बस अब आप घर चलिए प्लीज मम्मी। हाथ जोड़कर यूं विनती कर रही बहू को आरती ने अपनी छाती से लगाया और घर लौटने को राजी हो गई। अंजलि ने पहले ही यह सुनिश्चित करवा लिया कि घर में झाड़ू पोंछा करने व बर्तन मांजने वाली बाई आती रहेगी। वह तो आया को भी आगे के लिए रखवाना चाहती थी, पर इसके लिए आरती ही तैयार नहीं हुई। मैं जानती थी कि आज मुझे लौटना पड़ेगा, इसीलिए मैं शीला से 15 दिन की अपनी पगार ले आई थी। अब हम सब पहले बाजार चलेंगे, तुम सबको अपने पैसों से मैं दावत दूंगी और उपहार भी। आरती की इस घोषणा को सुनकर बच्चों ने तालियां बजाईं और खुशी से मुस्कुरा उठे। आरती ने हर एक को उसकी मनपसंद चीज बाजार में खिलवाई। संजीव और राकेश को कमीज मिली, अंजलि और सारिका ने अपनी पसंद की साड़ियां पाईं, प्रिया ने ड्रेस खरीदी, सोनू को बेड मिला और मोहित को बैटरी से चलने वाली कार। वापस लौटने से पहले आरती ने अकेले संजीव को साथ लिया और उस आलीशान दुकान में घुस गई, जहां औरतों की हर प्रसाधन सामग्री बिकती थी।
क्या आप यहाँ अपने लिए कुछ खरीदने आई हैं मम्मी? संजीव ने उत्सुकता जताई। नहीं, यहाँ से मैं कुछ बरखा के लिए खरीदना चाहती हूँ, आरती ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। बरखा कौन? एकाएक ही संजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारी दोस्त जो मेरी सहेली उर्मिला के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहती है, वही बरखा, जिससे मिलने तुम अक्सर उसके फ्लैट पर जाते हो, जिसके साथ तुमने गलत तरह का रिश्ता जोड़ रखा है। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। संजीव, प्लीज झूठ बोलने की कोशिश मत करो और मेरी यह चेतावनी ध्यान से सुनो। आरती ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त स्वर में बोलना शुरू किया। अंजलि तुम्हारे प्रति, घर व बच्चों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। पिछले दिनों में तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि वह अन्याय के सामने चुप नहीं रह सकती। मेरी बेटी मान सम्मान से जीने को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। उसे बरखा की भनक भी लग गई तो तुम्हें छोड़ देगी। मेरी बेटी सूखी रोटी खा लेगी पर जिएगी इज्जत से। जैसे मैंने बनाया वैसे ही वह भी पापड़ बड़ियां बनाकर अपने बच्चों को काबिल बना लेगी। आज के बाद तुम कभी बरखा के फ्लैट पर गए तो मैं खुद तुम्हारा कच्चा चिट्ठा अंजलि के सामने खोलूंगी। तुम्हें मुझे अभी वचन देना होगा कि तुम उससे संबंध हमेशा के लिए समाप्त कर लोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपनी पत्नी व बच्चों से दूर होने को तैयार हो जाओ। अपनी गृहस्थी उजाड़ कर फिर खूब मजे से बरखा के साथ मौज मस्ती करना। संजीव ने कांपती आवाज में अपना फैसला सुनाने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। मम्मी, आप अंजलि से कुछ मत कहना, वह खुददार औरत मुझे कभी माफ नहीं करेगी। गुड, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आओ बाहर चलें। आरती एक तीर से दो शिकार करके बहुत संतुष्ट थीं। उन्होंने घर छोड़कर राकेश व सारिका को अपना महत्व व उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया था। साथ ही अंजलि के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं से संजीव को परिचित कराकर उसे सही राह पर लाई थीं। उनका मिशन पूरी तरह सफल रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।